everyone, welcome back to my channel The Study Tube. I hope you all are doing good. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और ये जो लास्ट पार्ट है हमारे जो चैप्टर फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, जो कोल्ड वॉर एरा है चैप्टर 1, उसका ये लास्ट पार्ट है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर नेक्स्ट बुक, दैट इज़ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी तक हम लोगों ने ये जो पूरा टॉपिक था, दैट इज़ द इमर्जेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक, वो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ फ्रॉम द एरेनाज ऑफ अ कोल्ड वॉर। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस वीडियो में आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूँ, बट स्टिल मैं आपको यही कहूँगी कि अगर ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो की जो पार्ट आएगी इस चैप्टर की, मैं उसमें पूरा ही कंप्लीट करा दूँगी और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द एरेनाज ऑफ अ कोल्ड वॉर। Hello everyone, welcome back to my channel The Study Tube. I hope you all are doing good and have a great time. इस वीडियो में मैं आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द एरेनाज ऑफ अ कोल्ड वॉर, वहाँ से आपका शुरू करूँगी। एंड इसके पहले कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं जो कि पूरे हिंदी में एक्सप्लेन है, फुल टू फुल एक्सप्लेन है। ओके, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़ ऑल्सो, क्योंकि अगर आपने वो मिस कर दिए ना तो मैं आपको स्टोरी के जैसे बता रही हूँ एंड डेफिनेटली ये आपको समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज मैं अभी तक सब कुछ आपको स्टोरी में कंटिन्यू करती आ रही हूँ। तो आप जाइए, इसे भी फटाफट से चेकआउट करिए और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा ये जो टॉपिक है एरेनाज ऑफ अ कोल्ड वॉर, सबसे पहले यहाँ पर एरेनाज का मतलब समझिए। एरेनाज का मतलब होता है वो एरिया जो कि थ्रेट या किसी वॉर के अंतर्गत आता है। बेसिकली द मेन डेफिनेशन इज़ एरिया अंडर द थ्रेट। तो वो एरिया जो कि कोल्ड वॉर के अंदर आ रहा था, या वो एरिया जो थ्रेट था, मतलब जो कोल्ड वॉर उस समय पीरियड चल रहा था, और उस समय जो एरिया, जो भी एरेनाज, ठीक है, जो भी एरेनाज थे, जो भी एरिया थे जो कि इसके थ्रेट के अंतर्गत आते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बात मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यूएस एंड यूएसएसआर वर द टू सुपर पावर जिनके बीच में ये बेसिक राइवलरी थी। ठीक है, और जिनके वजह से ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। बट आप ये दिमाग में बैठा कर चलिए कि कोल्ड वॉर उनके ही वजह से हुआ था, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट कि उनके ही एरिया में, उनके ही टेरिटरी में वॉर हुई थी। ठीक है, उनके जो अलाइंस बने हुए थे, ठीक है, जो कॉन्गो है, बर्लिन है, ठीक है, ये सारी जो उनके जो अलाइंस थे, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न अलाइंस बन गए थे, नाटो एंड वार्सो पैक्ट। अभी आपने पहले वाले पार्ट में यहाँ पर पढ़ा भी होगा कि जो अलाइंस बनाए गए थे यूएस एंड यूएसएसआर के द्वारा, तो उनके अलाइंस और उनकी टेरिटरी में वॉर हुए थे। ठीक है, इट वॉज नॉट लाइक दैट कि यूएस और यूएसएसआर की टेरिटरी और उनके टेरिटोरियल एरिया में वॉर हुए हों। उन दोनों के अलाइंस जो अलग अलग जगह पे थे, उनके बीच में, उनके टेरिटरी में वॉर हुआ था। तो आप इतना सोच सकते हो कि कितने भयानक वाले ये लोग, मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने पॉलिटिक्स खेली थी कि भैया लड़ाई इनकी, लेकिन लड़ाई इनके ही टेरिटरी में नहीं लड़ी गई, इनके अलायंस के द्वारा लड़ी गई। ठीक है, तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। नाउ अब हम शुरू करते हैं द एरेनाज ऑफ अ कोल्ड वॉर। अब देखिए, ये जो वॉर हुआ था, जो मैंने बता दिया कि यूएस और यूएसएसआर के टेरिटरी में नहीं हुआ था, लेकिन उनके जो रीजनल अलाइंसेस थे बेसिकली, उनके वहाँ पर हुआ था, उनके जो टेरिटरी थी वहाँ पर हुआ था। और ऐसे पूरे बुक में, मतलब इस पूरे टॉपिक में 6 एरेनाज दिए गए हैं, मतलब 6 ऐसे एरिया दिए गए हैं जो कोल्ड वॉर के थ्रेड के अंतर्गत थे। दैट वाज द कोरिया, जिसमें वॉर जो था, मतलब उसमें जो ये कोल्ड वॉर की जो क्राइसिस चली थी कोरिया में। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 3 जो हैं वो आपको सीधे दिखेंगे। ठीक है, दैट इज़ द टू सुपर पावर वर पोइज्ड फॉर द डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन द कोरिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कोरिया में 1950 से 53 तक चली थी। देन अनदर वाज अ बर्लिन जो कि 58 से 62 तक चली थी। एंड द कॉन्गो में ये जो कोल्ड वॉर का थ्रेट था वो अर्ली 1960s में था। एंड इन द सेवरल अदर प्लेसेस, यहाँ पे 2 जो कंट्री है उसका नाम इसने नहीं लिया है,
दैट वाज द वियतनाम, ठीक है। और अफ़गानिस्तान का इसने नाम नहीं लिया है, पता नहीं क्यों इसने यहाँ पर नहीं जोड़ा, बट स्टिल दैट वाज ऑल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि ये भी जो एरेनाज ऑफ अ कोल्ड वॉर में अगर पूछेगा कि कौन कौन से एरिया इंक्लूड किए गए हैं, तो आप ये 3 के साथ को वियतनाम और अफ़गानिस्तान का भी लिखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो थी वो भी इन्वॉल्व थी, ओके। तो अब क्या हुआ, द रिस्क वॉज इंक्रीज दैट एनी टाइम द वॉर कुड टेक प्लेस। देखिए अब यहाँ पर दोनों ही कंट्री, दोनों ही सुपर पावर को ये बात तो समझ में आ गई थी कि नाउ वी डोंट हैव टू एक्सटेंड इट एट अ फुली शूटिंग स्केल वॉर, मतलब हमें बहुत बड़े स्तर पे वॉर नहीं करनी है। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट कि ऐसा भी नहीं था ना कि दोनों में एकदम लड़ाई ख़त्म हो गई हो। स्टिल दे हैव अ वेरी, दे बोथ आर वेरी राइवल टू ईच अदर। अभी भी देखो तो यूएस मतलब अमेरिका और रशिया में बहुत ज़्यादा राइवल चलता है, अभी भी कहीं ना कहीं इंटरनल वो अपने आप को ही सुपर पावर मानते हैं, ठीक है। तो मतलब अभी भी है, तो उस समय भी राइवलरी थी। तो एक तरह से कहो कि एक तरह से डर जो था, जो हॉस्टिलिटी थी, जो क्राइसिस थी, जो राइवलरी था, ये बना हुआ था दोनों के बीच में। और कभी भी एक ऐसा टेंस्ड सिचुएशन था कि कभी भी ऐसा लग रहा था कि भैया अब पूरा सीन पलट जाएगा, अब वॉर हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है, सबसे बड़ा जो इंडिया और चाइना में लड़ाई हुआ था, इंडिया एंड चाइना दोनों में ऐसे सिचुएशन बनते जा रहे थे कि लग रहा था कि कहीं कल कोई अटैक ना हो जाए, अब लग रहा है अब वॉर शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों के दिमाग में क्या बना हुआ था कि अब होने ही वाला है, चाहे कुछ भी समझ लो, बट हुआ नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये सिचुएशन थी, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि वियतनाम एंड अफगानिस्तान ऑल्सो हैड अ वॉर एंड दे ऑल्सो कम इन द एरेनाज ऑफ अ वॉर ओनली, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा ना। अब ये जो नैम कंट्री थी इस सिचुएशन में कि जब इतना ज़्यादा क्राइसिस, हॉस्टिलिटी, क्योस हर जगह मचा हुआ था और पूरे देश जो है वो 2 पार्ट में बट गया था। इवन लोगों को समझ में आ गया था, दोनों कंट्री को समझ में आ गया था कि देखो हमें फुली स्केल पे वॉर नहीं करना है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन सिचुएशन तो भैया कोल्ड वॉर की बनी हुई थी, अभी भी राइवलरी तो ख़त्म हुई नहीं थी। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो नैम कंट्रीज़ थी, नैम कंट्रीज़ बेसिकली ये जो हमारी खुद की जो जिसमें इंडिया ने ज्वाइन किया था, नैम मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट वाली कंट्री, जो दोनों ही ईदर ऑफ ब्लॉक्स को जो कंट्रीज़ ने नहीं ज्वाइन किया था उन्होंने नैम को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में नैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो समटाइम्स द कंट्री आउटसाइड द 2 ब्लॉक, फॉर एग्जांपल द नॉन अलाइंड कंट्रीज प्लेड अ रोल इन रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस। इस सिचुएशन में कि जब पूरी वॉर की स्थिति बनी हुई थी ना, तो इस समय पे जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की, जो नॉन अलाइंड के साथ जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इवन अभी हम तो कंट्रीज़ की बात छोड़िए, लेकिन यहाँ पे जो नॉन अलाइंड के कुछ इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट लीडर थे। देखिए नॉन अलाइंड के प्रोमिनेंट लीडर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोन्स टीटो, अब्दुल गमर नासर and Sukarno and Kwame Nkrumah are the 5 prominent leader who had played a very important role in the non-aligned movement, और इसको फ्रेम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अभी आप घबराइए मत, अभी आपको आगे पता चलेगा, और इनके बारे में मैंने जो भी नाम लिए हैं अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यू हैव टू लर्न इट, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पर भी पूछा था, और दीज आर द बेसिक नेम, और ये बेसिक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि कि अब जो 5 प्रोमिनेंट लीडर थे वो कौन थे, ठीक है। तो एक तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट के, ये जो नॉन अलाइन पॉलिसी बनी थी उसके बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कैसे कि जो दोनों कोरिया मतलब जो ईस्ट जो कोरिया के वॉर चल रहे थे, क्या बोलते हैं, हाँ, तो जो उस समय जो कोरिया में वॉर और जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था कि दोनों ही कंट्री, दोनों जो कोरिया हैं, हमारे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दोनों के बीच में थोड़ा मध्यस्थता का रोल प्ले किया था कि भैया कुछ ऐसा जाकर करें कि थोड़ा लड़ाई वड़ाई ना हो, ठीक है। मतलब ऐसा भी आप बहुत सारे केसेस में देखते हैं ना। अभी स्टिल जब इंडिया और चाइना का बात हो रहा था तो बहुत सारी कंट्री आके बीच में इंटरफेयर कर रही थी कि देखिए आपको वॉर नहीं करना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग, दे वर ऑल्सो इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर। बट इस वजह से, लेकिन उनका मेन एम क्या था कि भाई देखो कोई वॉर ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो ना। तो इस वजह से जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भी ऐसे ही मीडिएटर का रोल प्ले किया था यहाँ पर भी। इवन इन द कॉन्गो क्राइसिस जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने भी एज ए मीडिएटरी रोल प्ले किया था। जो अर्ली 1960s में कॉन्गो की क्राइसिस हुई थी, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, वहाँ उस क्राइसिस में जो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
And by and large, it was a realization on a superpower's part that the war by all means should be avoided that made them exercise restraint and behave more responsibly in the entire। देखिए आप ये पूरे पैरा को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही ये बात समझ में आएगी कि उसके बाद जब ये लोग क्रूशियल रोल, मतलब जब ये दोनों मीडिएटर का रोल प्ले किए, तो जो दोनों सुपर पावर हैं उनको ये बात समझ में आई कि देखो हमें वॉर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जितनी भी कंट्री इंगेज थी उन सबको इकोनॉमिक प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। इवन बहुत सारे और भी, सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं लेकिन बहुत सारे अदर ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होता है, काइंड ऑफ क्राइसिस एंड क्योर्स पूरे कंट्री में मच जाता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने सोचा कि भैया अब हमें कोई वॉर नहीं क्रिएट करना चाहिए एंड वी शुड थिंक एंड एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, और हमें जो भी कुछ करना है उसको रिस्पॉन्सिबली सोच समझ के करना है, क्योंकि ये सिचुएशन अगर और ज़्यादा टेंस्ड हो गई और अगर कोई वॉर हो गया तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मचने वाली है। और अब वॉर होगा तो मतलब इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एवरीथिंग ना, तो इस वजह से यहाँ पर यही बता रहा है। तो एज द कोल्ड वॉर रोल्ड फ्रॉम वन एरेना टू अनदर द लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेन वॉज इंक्रीजिंगली एविडेंट। ठीक है, मतलब बोथ द सुपर पावर वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू स्टॉप देम सेल्फ। ठीक है, दोनों ही ट्राई कर रहे थे कि वो भैया किसी न किसी तरीके से रुक जाएं। ओके, however since the cold war did not eliminate the rivalry between the two alliances, mutual suspicion led them to arm themselves to the teeth and constantly prepare for a war। देखिए अभी जैसे मैंने बोला कि still they are trying their best to stop themselves from just to make the situation worse, और बहुत ज़्यादा ख़राब होने से बचाएं अपने आप को, लड़ाई में ना इंगेज करें, रिस्पॉन्सिबली और रैशनल होकर बिहेव करें। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी जैसा मैं शुरू से ये बात बोलती आ रही हूँ कि राइवलरी दोनों में बनी हुई थी, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन थे, दोनों ही सुपर पावर, एंड दे बोथ वर नोइंग कि भैया अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। स्टिल ठीक है, हम समझ रहे हैं कि हमें वॉर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपना आर्म्स वगैरह और जो भी मिलिट्री वगैरह वो हमेशा हर सिचुएशन में प्रिपेयर रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं है कब क्या चीज़ें हो जाए, कब किस तरह से मोड़ आ जाए, कब क्या है। कभी कोई यूएस सोचता होगा कब यूएसएसआर हमारे ऊपर अटैक कर दे, यूएसएसआर सोचता होगा कब हमारे ऊपर यूएस अटैक कर दे। तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, और हर चीज़ में हमें वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से ये बोल रहे थे कि इनको आर्म और अपना सब कुछ जो है वो उसमें कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर होकर करना पड़ेगा। एंड ह्यूज स्टॉक ऑफ आर्म्स वर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट द वॉर फ्रॉम टेकिंग प्लेस। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने पास वॉर जो है उसका स्टॉक बना के रखे रहते थे, ताकि अगर इनकेस अगर कोई वॉर होता है तो उनके पास वेपन्स रहे और वो खाली ना रह जाए। ठीक है, नाउ द टू साइड्स अंडरस्टूड दैट द वॉर माइट अकर इन द स्पाइट ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ईदर साइड माइट मिसकैलकुलेट द नंबर of weapons in the possession of other side, they might misunderstand the intention of other side। देखिए वॉर की सिचुएशन रहती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई र्यूमर फैल जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, एंड क्योंकि आपका और आपके सामने वाले में बहुत ज़्यादा राइवल है तो आप डेफिनेटली हर चीज़ उसके अगेंस्ट ही सोचते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होती है ना, फॉल्स स्प्रेड हो सकता है, र्यूमर फैल सकता है। तो इसी वजह से बोला गया है कि रैशनल और रिस्पॉन्सिबल होकर दोनों को सोचना पड़ेगा। इस वजह से इन लोगों ने इस कारण को भी सोच के अपने पास मतलब हथियार बनाए हुए थे, रखे हुए थे, ताकि भैया कुछ भी हो सकता है, फॉल्स स्प्रेड हो सकता है, र्यूमर फैल सकता है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पता चला इस सिचुएशन में यूएस और यूएसएसआर ने मान लो इन केस अगर यूएस के ऊपर कोई बम छोड़ दिया, ठीक है, तो यूएस विल डेफिनेटली थिंक कि भाई हमारा सबसे कट्टर दुश्मन यूएसएसआर है और उसी ने हमारे ऊपर बम फेंका होगा। लेकिन एक्चुअल में मान लो यूएसएसआर ने ना फेंका हो और उस जगह पे कोई तीसरा कंट्री आकर गेम खेल गया हो, तो उस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगी, यूएस को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और मैसेज भी ये चला जाएगा भैया कि यूएसएसआर ने हमें धोखा दे दिया, काइंड ऑफ थिंग, और फॉल्स मैसेज स्प्रेड हो गया। और यूएसएसआर ने कुछ किया यूएस ने उससे बदला लेने के लिए उसके ऊपर भी बॉम्बिंग कर दी, तो दोनों ही कंट्री का क्या हो गया, लॉस हो गया। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग से, फॉल्स स्प्रेड से ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये ऐसे सिचुएशन में दोनों को अपने पास फुल स्टॉक रखते थे, बट दे बोथ द कंट्रीज एंड बोथ द सुपर पावर्स हैव टू थिंक रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल होकर सारी चीज़ों और सारे जो भी एक्शंस वगैरह हैं उसको लेना होगा। ठीक है, तो इस पूरे पैरा में बेसिक जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, एंड उसमें ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स come to this side in the time therefore the US and USSR। अब देखो इस पूरे पैरा में क्या हुआ है,
कि दोनों ही यूएस और यूएसएसआर के बीच में राइवलरी बनी हुई थी भैया। वो समझ गए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई मान लो फॉल्स स्प्रेड हो गया, र्यूमर फैल गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक कुछ भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि भैया ये अब वॉर जो है वो फर्दर इंक्रीज ना हो सके। तो ऐसे चीज़ों में वो क्या करते हैं कि इन द टाइम देयरफॉर द यूएस एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन। अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि देखो आज हम दोनों वॉर लड़ रहे हैं, हम दोनों वॉर की सिचुएशन पैदा किए हुए हैं, स्टिल इट वॉज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू फुल स्केल और शूटिंग वॉर में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, बट स्टिल एक तरह से काइंड ऑफ टेंशन की जो माहौल है वो बना हुआ है। और अगर मान लो कोई वॉर हो ही जाए तो किसी को कुछ नहीं पता है। तो ऐसे केस में, और जब आजकल तुरंत वॉर हो रहा है तो इमीडिएटली उस समय का जो माहौल है, मैं उस समय का बता रही हूँ आपको, कि उस समय लोग क्या सोचते थे कि दोनों किसी कंट्री के बीच में लड़ाई हुआ तो डेफिनेटली वो लोग एक दूसरे को धमकी देने लगते थे, न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास, न्यूक्लियर वेपन है। तो उस समय क्या होता था कि एवरीबडी वॉज नॉट वेल अवेयर एंड दे वर नॉट अवेयर कि हाउ मच डिस्ट्रक्शंस एंड ह्यूमन लाइफ कैन कॉस्ट। ठीक है, एक न्यूक्लियर वेपन फेंकने से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, उन समय उनको उसकी गंभीरता नहीं पता थी, बट नाउ दे वर वेल नोन, सबको पता था कि भैया इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, क्योंकि यूएस ने जापान के ऊपर बॉम्बिंग कर दी थी। तो लोगों को समझ में आ गया कि भैया इतना डिस्ट्रक्शन होता है, और सिर्फ मतलब अब ये कोई और कंट्री भी यूज़ कर ले, मान लो खेल इन द सेंस कि मीन्स द पीपल वर नॉट वेरी वेल नोन, उस समय नहीं पता था कि भैया इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और उन्होंने बोला कि नहीं, आगे आने वाली कंट्री में मान लो किसी और कंट्री के बीच में राइवल हुआ तो फिर वो दोनों न्यूक्लियर वॉर पे झगड़ा करने लगेंगे कि भैया मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम तुम्हें मार देंगे, फिर वो बोलेगा मेरे पास भी है, हम तुम्हें मार देंगे। तो इट वॉज काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी विल बी मेंटेन। ठीक है, इनसिक्योरिटी रहेगी जो फर्दर आपको पूरे फ्यूचर में मेंटेन रहेगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि यूएस और यूएसएसआर जो थे वो एक जगह आते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो लिमिट करेंगे कुछ जो न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन है उसका यूज़ करना, लिमिट करेंगे और एलिमिनेट करेंगे कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, कैसे उसको रोक पाएंगे, उन्होंने बोला कि हम a stable balance of weapons they decided could be maintained through the arm control। अब ये जो बैलेंस है जो आगे वो मेंटेन करना चाह रहे थे, वो कैसे मेंटेन होगा कि जब हम आर्म पे, मतलब एम्यूनेशन पे, जो उनके पास हथियार है, बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार कि भैया तुम हमसे लड़ाई करोगे तो मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम तुम्हारे ऊपर मार देंगे। तो काइंड ऑफ थिंग जो ये यूज़ कर रहे थे, इसको कंट्रोल करना था। ये कैसे कंट्रोल होगा, जब हम कोई ट्रिटी वेटी साइन करेंगे और कुछ रूल बनाएंगे कि नहीं इस केस में तुम नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, starting in the 1960 the two sides signed a 3 significant agreement within a decade। अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला कि शुरुआती 1960 के शुरुआत में ही जो दोनों सुपर पावर थे उन्होंने एक बहुत 3 ट्रीटी, जो 3 सिग्निफिकेंट ट्रीटी है वो साइन किया। जस्ट नोटेड डाउन इन कॉपी राइट नाउ। 1960s के समय जो दोनों थे उन्होंने 3 एग्रीमेंट को साइन किया। दैट वाज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी जो था वो 1963 में वो हुआ था, साइन हुआ था। ठीक, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सेकेंड एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ठीक है, ये 3 ट्रीटी जो है वो साइन हुआ था। एंड देयर आफ्टर द सुपर पावर हेल्ड सेवरल राउंड्स ऑफ आर्म लिमिटेशन टॉक्स एंड साइंड सेवरल मोर ट्रीटीज टू लिमिट देयर आर्म। तो इस पूरे एम्यूनेशन का यूज़ करने के लिए ये जो है कुछ और चर्चाएं हुई, कुछ और डिबेट हुआ, कुछ और एग्रीमेंट साइन हुए। और ये सब क्यों हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि देखो न्यूक्लियर वेपन का हर कोई कंट्री यूज़ करने लगेगा और हर कोई चीज़ें करने लगेगा, तो फिर तो भैया आगे आने वाले जितने भी साल तक हम लोग रहेंगे, इंसान रहेगा धरती पे, उतने साल तक आदमी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता रहेगा। आज पता चला अभी तक तो इंडिया पाकिस्तान में इतना ज़्यादा राइवलरी है, तो पता चला पाकिस्तान उठा के हमारे ऊपर ये सब आतंकवादियों को भेजता है। पता चला पाकिस्तान हमें धमकी देने लगा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। इंडिया बोलेगा कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हम भी तुम्हारे ऊपर मार देंगे। तो ऐसे तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाएगी ना। और लोगों को एक्चुअली में ये एहसास दिलाने के लिए कि इट्स नॉट अ जोक टू यूज़ द न्यूक्लियर वेपन, तो इसके लिए कुछ सर्टेन रूल रेगुलेशन बनाए गए, ट्रीटी वगैरह साइन की गई। ऑल्दो ये जो ट्रीटी बनाई गई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी और बहुत सारे कंट्री को रोक भी दिया गया था, जो कि अभी आगे आपको लास्ट इस जो बुक आप खोलेंगे तो इसमें एक पूरा ये ग्राफ बनाया हुआ है इस बेसिकली पूरे ये जो ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी और जो भी आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए फर्दर टॉक्स एंड एग्रीमेंट हुए थे वो हुए थे। आई
जस्ट रीड फॉर यू ऑल्सो दैट ना, मैं वो बॉक्स भी पढ़ दूंगी जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम एनी वेयर इट कैन आस्क यू ना। तो अच्छा, लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख रहे हैं फाउंडिंग फिगर्स ऑफ नाम यहाँ पर, ठीक है। तो फाउंडिंग फिगर ऑफ नाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5 नाम ज़रूर याद रखें, ठीक है। और ये होगा बेस्ट होगा कि आप 5 नाम के साथ साथ ये भी याद रखें कि वो लीडर कहाँ से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट तो आपको जवाहरलाल नेहरू याद ही रहेगा, ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन आप याद रख सकते हैं जोसेफ ब्रोज टिटो, एंड ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लोविया। आप कुछ मत करिए, बस अपने कॉपी में जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर अब बस आप अपने लीडर के आगे वहाँ के नाम लिख दीजिए कि वो कहाँ कहाँ के क्या क्या प्रेसिडेंट थे। तो जवाहरलाल नेहरू के आगे आप इंडिया का प्रेसिडेंट लिख दीजिए, जोसेफ ब्रोन्स टीटो के आगे आप यूगोस्लोविया का प्रेसिडेंट लिख दीजिए, ठीक है। और गेमल अब्दुल नासिर, ठीक है। अब जो गेमल अब्दुल नासिर थे उन्होंने इजिप्ट के ऊपर रूल किया हुआ था, ठीक है। सुकार्नो, ही वॉज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। आपको ये इसलिए मैं बता रही हूँ, ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ बिकॉज ही वॉज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। और आपको ये याद रखना होगा बिकॉज इट माइट आस्क यू इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि ऐसे तो जनरल बहुत बच्चे सोचेंगे कि बहुत बच्चे बॉक्स छोड़ देते हैं ये सोच के, तो जब आता है तो लोग बोलते हैं बाहर से पूछता है बोर्ड। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बार से कुछ नहीं पूछता है। आपको हर बॉक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो भी आप अच्छे से याद रखिएगा। एंड क्वामे क्रूमा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ घाना, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर और याद होता है, पूरा बॉक्स याद होता है तो आप उसको भी याद रख सकते हैं, दैट्स गुड फॉर यू ओनली, ठीक है। अब ये जो है, ये जो पूरा टॉपिक है इसको मैंने पढ़ा दिया है। आप इफ़ यू आर मेकिंग द नोट्स राइट नाउ दैट गुड, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके आराम से समझ के नोट बना सकते हैं, बट ट्राई टू मेक अ वेरी शॉर्ट नोट्स कि आपको बस पॉइंट्स क्लियर हो, बाकी कहानी आपको जैसे याद हो सकती है आप करिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। इसके पहले का हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। तो ये जो नाम था वो 3 लीडर्स जो थे, मतलब जो 3 अलग अलग कंट्रीज़ और देश के लीडर थे, उनके फ्रेंडशिप की वजह से हुआ था। कौन कौन से थे? दैट इज़ यूगोस्लोविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्ट के जो लीडर थे गेमल अब्दुल नासिर। वो 3 लीडर की वजह से इनके बीच में क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी तो इसकी वजह से ये एक जगह आते हैं, वो मीटिंग हेल्ड करते हैं इन 1956 और फिर वो एक नाम की स्थापना करते हैं। इंडोनेशिया के जो सुकार्नो और घाना के जो क्वामे क्रूमा थे, बिकॉज हमने पहले पढ़ा है कि 5 इंपॉर्टेंट लीडर थे ना, तो पहले तो ये 3 मिलते हैं और ये मतलब 1956 में एक मीटिंग हेल्ड करते हैं और साथ ही साथ इंडोनेशिया और जो घाना के 2 लीडर होते हैं दैट इज सुकार्नो एंड क्वामे क्रूमा रिस्पेक्टिवली, ये भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और साथ में आ जाते हैं। तो ये जो 5 लीडर्स होते हैं यही बोले जाते हैं द 5 फाउंडर्स ऑफ अ नाम। जस्ट रिमेंबर इट गाइस, क्योंकि ये पूछ सकता है कि 5 मेंबर कौन से हैं या 5 जो लीडर्स हैं नाम के वो कौन से हैं जिन्होंने नाम की स्थापना की, तो इस तरह से आप बताइएगा, ठीक है। तो जो पहला नॉन अलाइंड समिट हुआ था दैट वाज हेल्ड इन द बेलग्रेड 1961 एंड दिस वाज अ कल्यूमिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स। देखिए सबसे पहला मीटिंग जो बेलग्रेड का हुआ था 1960 पहला जो मीटिंग हुआ था वो नाम का बेलग्रेड 1961 में हुआ था और ये 3 फैक्टर्स को डिफाइन करता है। 3 फैक्टर की वजह से ये एक जगह पे कल्यूमिनेट हुए थे, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि हम क्यों तीसरा वर्ल्ड, एक तीसरी दुनिया बना रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वाई वी आर फाउंडिंग दिस ग्रुप बिकॉज ऑफ द 3 फैक्टर्स कि एक तो कॉरपोरेशन है इन 5 कंट्रियों के बीच में तो उसके वजह से, दूसरा उन्होंने बोला कि देखो पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में एक कोल्ड वॉर की टेंशन है और इसमें कोई भी एज अ मध्यस्थता और मीडिएटर का रोल नहीं प्ले कर रहा है और मतलब कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो बीच में आए और बोले कि नहीं भाई तुम लोग अब लड़ाई वड़ाई बंद करो, काइंड ऑफ थिंग ना, कि मतलब हर जगह कोई ना कोई तो मीडिएटर का रोल प्ले करता है। तो और यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं था और इट इज़ बिकमिंग काइंड ऑफ अ थ्रेट। ये एक तरह से डर का माहौल बनता जा रहा था कि एक समय ऐसा जाएगा पूरा वर्ल्ड जब 2 हिस्सों में बट जाएगा। इसके वजह से नाम जो थी वो ऐसी कंट्री निकल कर आई कि वो मतलब एज अ मीडिएटर का भी रोल प्ले करती है और जो ये कोल्ड वॉर का टेंशन वगैरह बढ़ रहा था और उसके एरनास बढ़ रहे थे उसके वजह से भी इन्होंने बोला कि नहीं भाई अब हम नाम ज्वाइन करेंगे और चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और थर्ड ये था कि जो ड्रामेटिक एंट्री था, द dramatic entry of many newly decolonized African country into the international arena and by the 1960s there were the 16 new African member in the UN। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि थर्ड इसकी वजह से भी इन्होंने इसलिए किया क्योंकि देखो हमने पहले ही बताया कि उस समय डीकोलोनाइजेशन होना शुरू हो गया था, तो ये एक मेजर फैक्टर था कि जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री है बेसिकली जो अफ्रीका की कंट्री थी जो डीकोलोनाइज हुई थी, तो ऐसी 16 अफ्रीका कंट्री थी जो उस समय ज्वाइन कर चुकी थी एक्चुअली। तो
अब और कुछ अफ्रीका की जो स्टेट्स हैं जो हैं और भी न्यू डीकोलोनाइज कंट्री जो हो के आ रही हैं, वही वो सब भी इन्फ्लुएंस होके कहीं दोनों ब्लॉक को ज्वाइन ना कर लें और फिर फंस न जाएं, इसके वजह से उनको भी अवेयर करने के लिए एक अलग ब्लॉक बनाया गया नैम। तो ये अगर पूछा जाएगा कि क्या नैम क्यों बनाया गया था, तो आप बताएंगे कि नैम इज़ अ कल्यूमिनेशन ऑफ दीज 3 फैक्टर। एक तो वो कोल्ड वॉर बढ़ रहा था, उसके वजह से इन्होंने बनाया। दूसरा कि इन 5 कंट्रियों के बीच में कल्यूमिनेशन था। एंड तीसरा कि जो भी ये न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री हो रही थी, उनको इन्फ्लुएंस करना था और उनको बोलना था कि भैया आप ब्लॉक वॉक को ज्वाइन मत करो, डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय ऑल दीज टू ब्लॉक, एज बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन योर इकोनॉमी, ऑन योर पॉलिटिकल सिचुएशन। अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, मिलिट्री पे ध्यान दीजिए, ये सब काम में मत फंसी। क्योंकि बेसिकली नाम क्या कर रहा था, नाम यही कर रहा था कि हमको ना ही किसी ब्लॉक को ज्वाइन करना और ना ही हमें दोबारा से कोई स्लेव बनना है। और अगर आपको मेरा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो गाइज जस्ट गो एंड चेक आउट माई पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि मैंने वहाँ पे सब स्टोरी में डिटेल से बताया हुआ है। तो जस्ट प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, अब यहाँ पर आते हैं। द फर्स्ट समिट वॉज अटेंडेड बाय 25 मेंबर स्टेट। तो जो पहला मीटिंग हुआ था दैट वाज इन बेलग्रेड इन 1961। तो उसका जो पहला समिट हुआ था वो 25 स्टेट्स ने अटेंड किया था। एंड ओवर द ईयर, 1 साल के बाद जो मेंबरशिप था नाम का वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया। ठीक, क्या कैसे एक्सपैंड हुआ, तो जो नाम का मेंबरशिप था वो धीरे धीरे क्या हो गया, एक्सपैंड होना शुरू हो गया था। क्योंकि भाई पहले मीटिंग में तो 25 ही थे, लेकिन धीरे धीरे जब और भी न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री अवेयर होना शुरू हो गई तो इनका जो मेंबरशिप था वो बढ़ता गया। तो जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है, ये ध्यान में रखिएगा आप, जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है नाम की, दैट वाज हेल्ड इन 2006 इन हवाना, एंड विच वाज द 14th समिट। जो 14वीं समिट हुई थी वो 2006 को हवाना में हुई थी। और इसमें 116 मेंबर का स्टेट थे। देखिए मेंबर स्टेट, क्योंकि पॉलिटिकल में कंट्रीज़ को स्टेट बोलते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जहाँ जहाँ स्टेट लिख कर आ रहा है ना, उसमें कंफ्यूज मत होइए, वो कंट्री ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इट इंक्लूडेड, तो इसमें 116 कंट्री उस समय जुड़ चुकी थी। तो याद रखिए कहाँ पहले में 25 कंट्री थी और कहाँ अब 116 कंट्री थी, और 15 ऑब्जर्वर कंट्री भी थी यहाँ पे साथ ही साथ। ठीक है, एज अ नॉन अलाइनमेंट grew into the popular international movement, countries of a various different political systems and interests joined it। धीरे धीरे मतलब जितने भी, जब नैम एक बहुत बड़ा मतलब बड़े स्तर का वो बन गया, एक प्लेटफॉर्म बन गया, तो उसको धीरे धीरे जो और भी पॉलिटिकल सिस्टम और जो भी इंटरेस्ट दिखता था जिस भी सेक्शन को, ये लोग इसको ज्वाइन करने लगे थे। एंड दिस मेड द मूवमेंट लेस होमोजेनस एंड ऑल्सो मेड इट मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन इट इन द नीट एंड प्रिसाइज टर्म। एंड वॉट डिड इट रियली स्टैंड फॉर। तो देखिए यहाँ पर अब ये क्वेश्चन आता है कि नैम एक्चुअली क्या है। तो नैम को समझने के लिए यहाँ पे एक्चुअली यहाँ लिखा है कि नैम को डिफाइन करने के लिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि नैम एक्चुअली में क्या नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। मतलब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि इंक्रीजिंगली नैम वॉज ईजियर टू डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ वॉट इट वॉज नॉट, एंड इट वॉज नॉट अबाउट बींग अ मेम्बर ऑफ एन अलायंस। देखिए नैम को समझने के लिए मैं फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पर बोला गया है कि एक्चुअली में नैम क्या है, इसको समझना था। तो नैम को समझने के लिए हमें समझना होगा कि नैम एक्चुअली में क्या नहीं है। अब ऐसा इसलिए कहा गया है कि देखिए नैम की जो एक फेस और जो छवि बन चुकी थी, जिसको हम कहते हैं कि नैम का जो छवि था लोगों के सामने, वो ये उभर कर आया था कि नैम इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऐसी बॉडी बनाई गई है जो बिल्कुल आइसोलेट है। दोनों ही ब्लॉक से उसका कोई रिश्ता नहीं है, ना वो इधर का ज्वाइन कर रहा है ना वो इधर का ज्वाइन कर रहा है, और या तो फिर न्यूट्रल है, मतलब इधर का भी नहीं है उधर का भी नहीं है। और कोई भी अगर मैटर वेटर होता है या इधर उधर से दोनों ब्लॉक के बीच में कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो ये अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट रखता है। अभी तक की तो छवि यही है भाई। आप ही समझिए किसी ए और बी के बीच में लड़ाई हो रही है और आप जो सी है वो आके बोलता है कि नहीं भैया देखो हम तुम्हारी लड़ाई झगड़े में बिल्कुल पार्ट वार्ट नहीं लेंगे, हमें तुम्हारा हित तुम्हारा साथ भी नहीं देना है, हमें इसका बी का भी साथ नहीं देना है, हमें ए का भी साथ नहीं देना है। ठीक है, सी बोलता है ये बात, तो डेफिनेटली ए और बी और जितने भी लोग होंगे उनके दिमाग में एक छवि बन जाएगी कि जो सी है इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन, बॉडी, कुछ भी कह लो, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी मतलब किसी भी ब्लॉक का साथ नहीं देता है, ए और बी दोनों का साथ नहीं देता, यानी वो बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल आइसोलेट है और इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो नाम की भी ऐसे ही ठीक छवि ऐसे ही बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि नाम को समझने के लिए समझना होगा कि नाम क्या नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया कि नाम की देखिए छवि तो क्या बन गई थी कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है और आइसोलेट है, बट एक्चुअली इट वाज एक्सप्लेन्ड हियर
It is explained here that the policy of staying away from the alliance should not be considered isolationism or neutrality. किसी भी अलाइंस से, किसी भी ग्रुप से दूर रहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो ग्रुप या वो पर्सन या जो भी दूर है वो आइसोलेट हो गया या न्यूट्रल हो गया. देखिए ये बहुत बड़ी बात कही गई है. इनफैक्ट यू शुड कीप इन योर माइंड एज एन अदर वे ऑल्सो कि जैसे बहुत लोग बोल देते हैं कि आई एम न्यूट्रल, आई एम काइंड ऑफ अलोन, आई एम काइंड ऑफ आइसोलेट पर्सन. ये सारी चीज़ें हैं तो लोग बहुत हल्के में समझ लेते हैं, बट एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल में देखा जाए तो आइसोलेट और न्यूट्रल का क्या मतलब होता है यहाँ पर देखिए. तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि देखिए ये जो पॉलिसी होती है दूर रहना किसी भी ग्रुप से, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आइसोलेट है या न्यूट्रल है. नॉन अलाइनमेंट इज नॉट द आइसोलेशनिज्म सिंस द आइसोलेशनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर. इसका मतलब क्या होता है कि आइसोलेशन का मतलब ये होता है इफ़ यू आर सेइंग, इफ़ एनी ग्रुप इज सेइंग कि वो एक आइसोलेट बॉडी है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी भी वर्ल्ड अफेयर में, मतलब वर्ल्ड में हो रहे कितनी भी पॉलिटिक्स है, कितना भी मैटर है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है. ठीक है, इसका मतलब वो बिल्कुल अकेला है, मतलब अलूफ है, बिल्कुल अवे है उस मैटर से. ठीक है, तो इसका मतलब बोला गया कि कोई भी वर्ल्ड अफेयर से एकदम अलूफ रहना, उसका मतलब होता है आइसोलेशनिज्म. लेकिन नाम जो है वो आइसोलेट बॉडी नहीं है. क्यों, किस टर्म में नहीं है? क्योंकि आइसोलेशनिज्म सम्स अप द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूएस फ्रॉम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787 up to the beginning of First World War. In comparison, the non-aligned countries including India played an active role in mediating between the two rival alliances in the case of peace and stability. और अभी हमने पहले पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू या बेसिकली इंडिया ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एज अ मीडिएटर दोनों मतलब कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा सुलझाने के लिए. ठीक है, इसका मतलब कि जो नैम है या नैम के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आ रही हैं वो वर्ल्ड अफेयर में पार्ट ले रही हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल कट गया कि नहीं भैया नैम आइसोलेट बॉडी नहीं है. अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल दिया था, देखा था एक्चुअली, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने दो कोरिया के बीच में जो वॉर हो रहे थे उसको उसमें एज अ मीडिएटर का रोल प्ले किया था. तो वहाँ पर भी ये शो हो गया कि भैया इंडिया के लीडर जो हैं, जो इंडिया के लीडर यानी नैम के जो लीडर हैं वो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू वाज अ लीडर ऑफ नैम ओनली ना. तो उन्होंने जो मतलब एज अ आइसोलेट नहीं कहा जा सकता. ठीक है, देयर स्ट्रेंथ वॉज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी एंड देयर रिजॉल्व टू रिमेन नॉन अलाइंड डिस्पाइट द अटेम्प्ट बाय द टू सुपर पावर टू ब्रिंग देम इनटू देयर अलायंस. अब दूसरा एक पॉइंट आप ये बताएंगे कि वो कैसे आइसोलेट नहीं है. ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट है कि नैम को न्यूट्रल समझा जाता था, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यूट्रल? नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट अ न्यूट्रलिटी. ठीक, न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलिटी रिफर्स प्रिंसिपली टू द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर. मतलब आप न्यूट्रल उसे कहेंगे कि कहीं दो जगह लड़ाई हो रहा है तो आप उस लड़ाई में भाग नहीं ले रहे हैं. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू आर नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द वॉर, आप किसी भी वॉर में ना आप इसके साइड हैं ना उसके साइड हैं, तो डेफिनेटली आपको बोला तब उस जगह उस समय बोला जाएगा कि या यू आर न्यूट्रल, आप क्या हैं, न्यूट्रल हैं. तो स्टेट्स पार्टिसिपेटिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प इन द वॉर एंड दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन अ वॉर एंड डू नॉट टेक एनी पोजीशन ऑन द अप्रोप्रिएटनेस और मोरालिटी ऑफ द वॉर. मतलब ना ही वो कहेंगे कि भैया ये अच्छा कर रहा है, ना ही कहेंगे वो ये अच्छा कर रहा है. वही जैसे मैंने भी बताया, तो नॉन अलाइन की जो स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द वॉर्स फॉर द वेरियस रीजन. दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट द वॉर बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड द वॉर्स दैट हैड ब्रोकन आउट. तो अभी हमने फिर वही जो एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने एज अ मीडिएटर का रोल प्ले किया था दो कोरिया के बीच में. तो अगर जब वो वॉर को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम नहीं कह सकते ना कि ही इज़ अ काइंड ऑफ अलूफ एंड ही इज़ काइंड ऑफ अवे फ्रॉम वॉर, और दोनों से अलग है ना. तो इस वजह से नाम को हम नहीं कह सकते कि नाम एक आइसोलेट बॉडी है, और ना ही हम कह सकते हैं कि नाम एक न्यूट्रल बॉडी है. ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग ये वाला जो है वो भी ख़त्म कर चुके. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो पहला है टॉपिक दैट इज़ चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी वो हम पढ़ चुके हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. देखिए, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ये जो टॉपिक है उसका मैं बैकग्राउंड ये बता दूँ ना कि अब यहाँ पे जो नैम की कंट्रीज़ थी बेसिकली वो थोड़ी, क्योंकि देखिए मैं हमेशा से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस कि नैम की जितनी भी कंट्रीज़ थी या उस समय एक डीकोलोनाइजेशन का टाइम चल रहा था जब कंट्री आज़ाद होना शुरू हो गई थी यूरोप की कॉलोनी से. तो डेफिनेटली आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया वाज इन वेरी बैड कंडीशन व्हेन द ब्रिटिशर्स हैव गॉन फ्रॉम हियर. जब वो यहाँ से गए तो उनका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिसके वजह से होता क्या है ना
कि ना हमारे देखिए अभी आप दूसरी बुक भी पढ़ेंगे, उसका फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम तो पूरा देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे भी आएगी, तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि कैसे उस समय इंडिया की हालत इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी ओनली ना। पॉलिटिकली भी बहुत सिचुएशन ख़राब था, टेक्नोलॉजी भी बहुत सिचुएशन ख़राब था, सब सेक्टर में ख़राब था। तो लाइक इंडिया ओनली, देयर वर मैनी अदर कंट्रीज़ जो भी कॉलोनी बनी हुई थी, और जब वो भी आज़ाद हुई तो भैया उनकी भी हालत तो बहुत ऐसी ही होगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो एक्सप्लॉइट ही किया था हमेशा से। तो उस वजह से क्या हुआ ना कि एक इकोनॉमिक ऑर्डर बना, एक इकोनॉमी पॉलिसी लाई गई, जो भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे कि भैया ये सब जो थोड़े कंट्रीज़ हैं जो थोड़े बर्बाद हो गए हैं, एक्सप्लॉइट कर लिए गए हैं, इनको भी अपलिफ्ट करने के लिए, इनकी भी जो सिचुएशन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लाए गए थे यहाँ पे NIEO के द्वारा। लेकिन बाद में एक्चुअली ये फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे चल के हम बताएंगे कि कैसे फ़ेल होते हैं और क्या होता है, ठीक है। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर शुरू करते हैं। The non-aligned countries were more than merely mediators during the Cold War, and the challenge for the most of the non-aligned country, a majority of them were categorized as a least developed country and was to be more developed economically and to lift their people out of poverty। देखिए जैसे मैंने बताया कि अभी अभी ये न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री हुई थी, धीरे धीरे अभी मतलब आ रही थी, और इनको ये हमेशा से ही कॉलोनी बनी हुई थी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इनको ब्रिटिशर्स, ये जो थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिए गए थे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब कोल्ड वॉर के समय जब नैम बना, तो नैम में जितनी भी कंट्री इंक्लूड थी वो सब यही कंट्री थी, मतलब जो एक ना एक समय तक कॉलोनी बनी हुई थी ब्रिटिशर्स की, यानी पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो चुकी थी। तो इनको क्या बोला गया कि नैम में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो LDC हैं, दैट इज़ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। और क्यों लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बोला जा रहा है, ये यही क्योंकि ये एक्सप्लॉइट हो चुकी थी, ठीक। तो इनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, इट वाज नॉट इन वेरी गुड कंडीशन। तो इसी वजह से उनको क्या होना पड़ता था, एक्चुअली बड़े बड़े कंट्री से, यही US और USSR पे डिपेंड होना पड़ता था। तो अभी मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में बताया होगा कि बहुत सारी कुछ ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज़ थी जो ज्वाइन करना शुरू कर दी थी कुछ, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी डीकोलोनाइज कंट्री बीच में हो गई थी जो इन्फ्लुएंस हो गई थी कि हमें ये ब्लॉक या ये ब्लॉक ज्वाइन करना है। तो ये क्यों एक्चुअली इन्फ्लुएंस हुई थी, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत ख़राब थी, एंड दे थॉट दैट ओके वाइल ज्वाइनिंग ईदर ऑफ 2 ब्लॉक्स, या हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट अ काइंड ऑफ एड एंड हेल्प हमें मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रू होगी और हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इनको ज्वाइन करना पड़ता था, क्योंकि इनकी इकोनॉमी वीक थी, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपको किसी से मदद चाहिए, इट मीन्स यू आर वीक, समवेयर यू आर लैकिंग, आप कहीं कम हैं, इसी वजह से आपको बड़े से मदद चाहिए। बड़े इन द सेंस कि आपको किसी अमीर से या जिस भी सेंस में आपको मदद चाहिए होगी, ठीक। तो उसी वजह से, और फिर आप उनके अंडर में हो जाते हैं। इसी वजह से जो नैम है वो ये चाहती, नैम को इसीलिए बनाया गया था कि देखो तुम ज्वाइन मत करो, लेकिन ये कंट्रियाँ इन्फ्लुएंस इसी वजह से हो रही थी क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत ख़राब थी। तो इस बड़े बड़े कंट्रियों के ऊपर इनको लोन लेने के लिए डिपेंड रहना पड़ता था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो लीस्ट डेवलप कंट्री थी वो पूरी तरीके से आज़ाद तो हो गई थी, ऑल्दो दे वर रिफर्ड टू एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री हम बोलते ही थे ना उस समय, भैया इंडिया आज़ाद हो गया है, अफ्रीका आज़ाद हो गया है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ पार्टी बनाई गई थी वहाँ पर जब आज़ाद हुआ, तो आज़ाद तो हो गए थे। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक वे में देखें और उनके फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो वो आज़ाद नहीं हुए थे, क्योंकि फॉर मेनी थिंग्स दे हैड टू डिपेंड अपॉन द बिग कंट्रीज एंड दे हैड टू टेक द लोन, और उनको कहीं ना कई तरीके से एड की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि ये बड़ी कंट्री ही पॉसिबल हो पाता था कि वो दे। तो एक तरह से वो पूरी फुली इंडिपेंडेंट नहीं थी, और उसके बदौलत वो फुली डिपेंडेंट हो गई थी इनके ऊपर, ठीक है। तो 10 NIEO, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो होता है वो एक क्या लाता है, कुछ चेंजेस लाता है, ठीक है ना। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वेरी वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज, एंड विदाउट अ सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। अगर किसी भी कंट्री में आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हैं, आप टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट नहीं है, इकोनॉमी में डिपेंडेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आप कहीं तरीके से नहीं कहला पाएंगे कि आप एक ट्रूली इंडिपेंडेंट है या ट्रूली फ्री हैं, एंड इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिचर कंट्रीज इंक्लूडिंग द colonial powers from which the political freedom had achieved। अब देखिए, द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO ओरिजिनेटेड विद द रियलाइजेशन। अब इस बात की जब लोगों को गंभीरता समझ में आई कि नहीं भाई, एक्चुअली में तो ये कहा जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, बट
ये एक्चुअली में इंडिपेंडेंट नहीं है, इनको डिपेंड रहना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन ट्रेड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, UNCTAD ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट लाई, ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट इन 1972, जिसपे उसका टाइटल क्या था, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट। अब देखो ये जो NIEO है ना, EO है, जो NIEO है, इसने क्या किया कि UNCTAD के तहत एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जिसमें ट्रेड वगैरह में कुछ चेंजेस कराए गए। भैया क्यों ट्रेड वगैरह में चेंजेस कराए गए? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि देखो ये सारी कंट्री जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लीस्ट डेवलप है और इनको चाहिए कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल एड और इकोनॉमिकल एड भी इनको चाहिए, जिसके वजह से क्या है कि इन्होंने हेल्प करनी चाहिए कि देखो भैया कुछ करते हैं जिससे इनका ट्रेड वगैरह डेवलप हो, ट्रेड वेड डेवलप होगा तो ये धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी और ये भी थोड़ा अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगेंगे कहीं ना कहीं और इनको किसी बड़े बड़े कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि UNCTAD एक ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट इन 1972 जिसमें लिखा हुआ था क्या, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट। नाउ ये जो रिपोर्ट है उसने क्या क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए, इसने बेसिकली देखिए यहाँ पे लिखा ही है कि जो नया ट्रेड पॉलिसी आया था तो ये ट्रेड से रिलेटेड ही डेवलपमेंट जो है वो किया गया था। पहला इसमें क्या पॉइंट बताया गया, गिव द LDC कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़। यहाँ पे क्या बोला गया कि देखिए जब उस समय LDC मतलब जो लीस्ट डेवलप कंट्री थी वो मैंने बोला कि शुरू से ही ब्रिटिशर्स और यूरोपियन ने इनको एक्सप्लॉइट किया था, उनके एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उसके ऊपर वो खुद कब्जा किए रहते थे। तो यहाँ बोला गया कि नहीं, अब जितनी भी लीस्ट डेवलप कंट्री हैं उनको उनके कंट्री में जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उनको पूरा हक दिया जाए कि वो अपना यूज़ कर सकें, उनको जिसके साथ जिसका ट्रेड करना है उस नेचुरल रिसोर्स का उस पर करने दें, उस नेचुरल रिसोर्स का उनको क्या करना है उनके ऊपर उनको पूरा हक दिया जाए। पहला पॉइंट बोला गया, ठीक, क्योंकि उसके ऊपर जो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्री थी उनका बहुत ज़्यादा हक था क्योंकि वो अपने कॉलोनी बनाकर बैठी हुई थी। दूसरा उन्होंने बोला कि वेस्टर्न मार्केट को ओपन करो। वेस्टर्न मार्केट एक्चुअली क्या था ना कि उस समय जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी वो मतलब बहुत बड़े बड़े मालों के लिए और बहुत ही रिच और डेवलप्ड जो प्रोडक्ट्स होते थे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते थे, मतलब उनको ध्यान में, और मशीन मेड गुड्स को ज़्यादा प्रेफर किया करते थे वेस्टर्न मार्केट। तो इन छोटे छोटे कंट्रियों के पास जब अपने मतलब ऐसे इकोनॉमी संभालने के लिए नहीं है तो मशीन मेड गुड्स कहाँ से बना पाएंगे। तो इनको बोला गया कि भैया वेस्टर्न मार्केट को ओपन करो ताकि ये लोग भी आकर मतलब जो लीस्ट डेवलप कंट्री हैं जिसमें जो देखिए हर कंट्री अपने में कुछ ना कुछ चीज़ों में बेस्ट होता है, ठीक, तो जो मतलब ये जो लीस्ट डेवलप कंट्री हैं, जो जितनी भी कंट्री जिस चीज़ में बेस्ट है उनको वेस्टर्न मार्केट में आकर बेचें, उनको भी मौका मिले। तो यही बोला गया है कि यहाँ पर कि वेस्टर्न मार्केट को ओपन किया जाए कि जाके लीस्ट डेवलप कंट्री जो हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर आकर बेच सकें और ट्रेड कर सकें ताकि उनको भी मदद हो और प्रॉफिट मिल पाए, ठीक। तीसरा पॉइंट बोला गया कि जो अब देखिए हमने बहुत पहले से ही बताती हूँ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या कि US है और जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं वो बहुत ही आगे हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे आर वेरी मोर देन अस, बहुत ज़्यादा है वो हमसे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में तो US सब हमसे आगे। बेसिकली हम इंडिया अभी भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस, देखिए अभी राफेल आया है फ्रांस से, क्यों, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास नहीं थी तो हमने ख़रीदा ना। इन द सेम वे लेकिन कुछ रीज़नेबल प्राइस हुए, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है कि महंगा किया हुआ, ऐसा नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी है भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी वी आर टेकिंग फ्रॉम फ्रांस, तो डेफिनेटली महंगा तो पड़ेगा ही। लेकिन पहले के ज़माने में जब हमारी इंडिया की उतनी इकोनॉमी है तो हम पैसा देकर उसे ख़रीद पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा महंगा बोल दे तो नहीं ले पाएंगे, वी कुड नॉट एबल टू अफोर्ड इट, क्योंकि अभी भी हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसको इतने बड़े महंगे ख़रीद लें। तो हम एक रीज़नेबल प्राइस पे ख़रीद पाएंगे। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही हाई थी, मतलब जो टेक्नोलॉजी के प्राइस थी, मतलब जो भी ख़रीदना अगर चाहे भी, अगर कोई लीस्ट डेवलप कंट्री अपने यहाँ कोई अच्छी टेक्नोलॉजी ख़रीदना चाहे वेस्टर्न से, तो वो ख़रीद ही नहीं पाएगा क्योंकि फिर वो कर्ज़ में डूब जाएगा। इस वजह से वो सब खरीदते ही नहीं थे, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होगा। तो थर्ड पॉइंट यही बोला गया कि जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है वेस्टर्न कंट्रीज़ की उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए ताकि लीस्ट डेवलप कंट्री भी उसको परचेज़ कर पाए और अपने यहाँ पे क्या कर पाए, उससे उस चीज़ों को मतलब टेक्नोलॉजी को ख़रीद के अपने यहाँ डेवलप करें और उससे वो चीज़ फ़ायदा उठाकर अपना ट्रेड वगैरह डेवलप कराएं। फिर फोर्थ पॉइंट ये बोला गया कि जो LDC को प्रोवाइड किया जाए ग्रेटर रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं उसमें LDC मतलब जो लीस्ट डेवलप कंट्री है उसको छोटा समझ के उनको इग्नोर ना किया जाए, उनको भी चांस दिया जाए, वो भी अपना पॉइंट रखें कि अगर उनका क्या है, उनका पॉइंट क्या है, वो कैसा चाहते हैं इकोनॉमी में, तो उनका भी पॉइंट रखा जाए, उनकी भी जो एक्चुअली क्या थिंकिंग है इकोनॉमी को लेके, कैसे डेवलप करना चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ बड़े ही क्यों डेवलप करें, डिसाइड करें, उनको भी लेना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो NIEO ने सजेस्ट किया, जो कि UN CTAD लाया था इन 1972 ने, ये CTAD लाया था। अब यहाँ पर होता है ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइंड चेंज टू ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द इकोनॉमिक इशूज़। इन 1961 एट द फर्स्ट समिट इन द बेलग्रेड इकोनॉमिक इशू हैड नॉट बीन वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब NAM का पहला मीटिंग हुआ था बेलग्रेड में 1961 में, भी हमने पहले पढ़ा, उसमें इकोनॉमिक इशू जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं था। लेकिन जैसे ही 1970s का मिड आया, ये जो इकोनॉमिक इशू था वो धीरे धीरे NAM में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लेने लगा, एंड एज अ रिजल्ट NAM बिकम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप ऑल्सो। बाय द late 1980s, however, the NIEO initiative had faded। जैसे मैंने बताया कि NIEO ने जो भी इनिशिएटिव लिया था वो आगे चल के फेड हो जाता है। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। देखिए, इस पूरे बुक में मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया का हर चीज़ में जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उसका इंडिया से रिलेशन बताया जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। तो इन द सेम वे हम यहाँ पर भी देखेंगे कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसका किस तरह से रिस्पॉन्स था, इंडिया किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा था उसका, और क्या वो उसको सपोर्ट कर रहा था कि क्या उसके बिल्कुल टोटली अगेंस्ट था। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो इंडिया का रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स द कोल्ड वॉर, दैट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके का था। एक तो वो NAM की पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, मींस स्टेइंग अवे फ्रॉम ईदर ऑफ अलायंस, चाहे हम मतलब US को भी नहीं ज्वाइन करेंगे और ना ही हम USSR के पैक को ज्वाइन करेंगे, मतलब दोनों के जो अलायंस बने हैं हम दोनों के उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि बिकॉज इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ NAM, तो अगर कोई भी डीकोलोनाइज कंट्री, अगर कोई भी डीकोलोनाइज कंट्री होती थी वो इन्फ्लुएंस हो जाती थी कि नहीं भाई हमें कोई भी इधर ब्लॉक में से कोई भी एक ब्लॉक को ज्वाइन करना है, तो वहाँ पर क्या होता था कि ये उनके खिलाफ अगेंस्ट में वॉइस खड़ा करते थे, मतलब इनके खिलाफ जाते थे और बोलते थे कि नहीं भाई तुम मत ज्वाइन करो, क्योंकि अगर हम ज्वाइन करेंगे तो फिर हम एक तरह से काइंड ऑफ स्लेव बन के रह जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एज अ लीडर ऑफ अ NAM इंडिया रिस्पॉन्स टू द ऑन गोइंग कोल्ड वॉर वॉज अ 2-fold, 2 तरीके की पॉलिसी थी। एक तरफ तो इट टुक अ पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द 2 अलायंसेस, एंड सेकेंड इट रेज द वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री बिकमिंग द पार्ट ऑफ दीज अलायंस। तो अगर इन केस अगर कोई भी न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री अगर इनका पार्ट बनती थी, मतलब कोई भी ब्लॉक को ज्वाइन करती थी, तो ये उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर उनको इन्फ्लुएंस करते थे कि तुम ज्वाइन मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में हम बताएंगे कि इंडिया की जो पॉलिसी थी वॉज नाइदर पैसिव और नॉर नेगेटिव, मतलब ना ही इंडिया बहुत ज़्यादा लड़ाई करने में था और ना ही बहुत ज़्यादा एकदम शांत देश था, ठीक है। इंडियाज़ पॉलिसी वॉज नाइदर नेगेटिव और नॉर पैसिव, मतलब कोल्ड वॉर की तरफ ना ही इंडिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, नेगेटिव इन द सेंस कि मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई करने वाला भी नहीं था कि नहीं भाई हम लड़ाई करेंगे एकदम, और ना ही एकदम पैसिव था कि मतलब एकदम शांत रहे, कोई भी मैटर से किसी भी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एज नेहरू रिमाइंडेड द वर्ल्ड नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट द पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। अभी हमने इसके पहले वाले टॉपिक में देखा था कि कैसे NAM को एक्सप्लेन किया गया था कि ये न्यूट्रल और आइसोलेट बॉडी नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पर नेहरू जी बोलते हैं कि देखिए NAM का जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम फ्लीइंग अवे हैं, मतलब हर चीज़ से एकदम हट जाएं और अपार्ट हो जाएं। इसके अलावा ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया वॉज इन द फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन द कोल्ड वॉर राइवलरी। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया एक नॉन अलाइन कंट्री था और बहुत इंडिया के लीडर भी जैसे जवाहरलाल नेहरू और इंडिया हमेशा से ही एक ऐसा रोल प्ले करता है, मींस मीडिएटर का रोल प्ले करता आया है कि जो भी राइवलरी है उसको वो सॉफ्ट कर सके। इन द सेम वे कोल्ड वॉर में भी उसने यही काम किया कि इंडिया जो है वो कोल्ड वॉर की जो भी राइवलरी थी, जो इतना हॉट माहौल था, मतलब एकदम लड़ाई का माहौल था, उसको हमेशा से सॉफ्ट करने में वो लगा रहता था। इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन द अलायंस एंड देयर बाय प्रिवेंट द डिफरेंसेस फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू द फुल स्केल वॉर। डेफिनेटली इंडिया जब मीडिएटर का रोल प्ले करता है तो उसका मेन एम यही होगा कि कोई भी वॉर ना ले, इसीलिए चीज़ों को और ज़्यादा मतलब शांत और रिलैक्स करो, ठीक है।
समझ रहे हैं कि नहीं? इंडियन डिप्लोमैट्स एंड द लीडर्स वर ऑफन यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड मेडिटेट बिटवीन द कोल्ड वॉर राइवल सच एज इन द कोरिया वॉर इन अर्ली 1950। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने जो दो कोरिया के बीच में वॉर हो रहा था उसमें एज अ मीडिएटर का रोल प्ले किया था। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इंडिया के डिप्लोमैट्स हैं, इंडिया के लीडर्स हैं, इवन इंडिया जो है वो बहुत सारे कोल्ड वॉर के जो राइवल्स हैं उनके बीच में मतलब रिलेशन जो है वो सॉफ्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इस पूरे पैरा में बताता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द इंडिया चूज टू इन्वॉल्व द अदर मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड ग्रुप इन दिस मिशन। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया रिपीटेडली ट्राई टू एक्टिवेट दोज रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर नॉट द पार्ट ऑफ अलायंसेज एंड लेड बाय द यूएस एंड यूएसएसआर। मतलब इंडिया का मेन रोल यही था कि लोगों को और जो भी न्यू डीकोलोनाइज कंट्री उनको अवेयर करते रहना कि भाई तुम ब्लॉक को मत ज्वाइन करो, जस्ट बी अवे फ्रॉम बोथ ऑफ द ब्लॉक एंड एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, और एक इंडिपेंडेंट बन के रहिए, उसकी तरह एक्ट करिए। और वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था इंडिया। नेहरू ने इस बात पे रिस्पॉन्ड भी किया। नेहरू रिपोज्ड ग्रेट फेथ इन अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ अ फ्री एंड कॉर्पोरेटिंग नेशन। देखिए ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कदार ये पार्ट पूछ देता है कि नेहरू जी का यहाँ पर क्या मेन एम था, या इंडिया के जो लीडर जवाहरलाल नेहरू थे वो बेसिकली चाहते क्या थे, उनका क्या मेन एम था। तो आप यहाँ बताएंगे कि नेहरू का सिर्फ एक ही मेन एम था, टू हैव अ ग्रेट फेथ इन अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ अ फ्री एंड कॉर्पोरेटिव नेशन। मतलब उनको एक जेन्युइन कॉमनवेल्थ चाहिए था और एक ऐसा नेशन चाहिए था जो फ्री रहे और कोऑपरेटिव रहे। कोऑपरेटिव इन द सेंस और फ्री इन द सेंस का मतलब कि मतलब लोग आज़ाद रहे, अपने फैसले खुद के ले पाए, और एक यूनिटी रहे, कोऑपरेशन रहे, लोगों के बीच में कोऑपरेशन रहे, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसको सॉल्व किया जा सके। नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट एज सजेस्टेड अ नोबल इंटरनेशनल cause which had a little to do with the India's real interest. A non-aligned posture also served India's interest very directly in at least two ways. देखिए ये जो दो पॉइंट दिया वो है क्या, देखो ईदर ऑफ ब्लॉक को ज्वाइन करने में कोई ना कोई बेनिफिट तो था। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स दोज कंट्रीज आर गेटिंग वाइल व्हेन दे ज्वाइन द नैम। नैम को ज्वाइन करने में क्या बेनिफिट मिल रहा था? देखिए दो बेनिफिट मिल रहा था। एक तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि देखिए पहले के ज़माने में जब ये कॉलोनाइज होती थी, जब ये कॉलोनी बनी होती थी किसी भी कंट्री की, तो इनके फैसले क्या होते थे, जो भी ब्रिटिशर्स होते थे, जो यूरोपियंस होते थे वो लेते थे। ठीक है, इनको चांस नहीं दिया जाता था कि आप कोई फ़ैसला लें। तो इसमें होता क्या था कि अब जब ये आज़ाद हो गए, जब ये नैम को ज्वाइन कर लिए, जब ये कोई भी ब्लॉक को ज्वाइन ना करके अपने आप को इंडिपेंडेंटली उन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो इसमें दिखाया गया कि जो इसमें इनको फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो इंटरनेशनल बॉडी जो उस समय थी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन, उसमें जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री थी और इंडिया था, क्योंकि अब वो आज़ाद हो चुका था, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट होकर रिप्रेजेंट कर पा रहा था। उसके खुद के स्टैंड थे, उसका खुद का सेइंग था, वो अपना जो भी रूल और रेगुलेशन बना रहा था वो खुद का बनाना था, कोई और उसके जगह पे कोई और डिसीजन नहीं ले रहा था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि अब जब नैम को कोई भी डीकोलोनाइज कंट्री ज्वाइन कर ले रही थी, या बेसिकली जब इंडिया ने नैम को ज्वाइन किया, तो इंडिया एंड अदर डीकोलोनाइज कंट्री वाज एबल टू बैलेंस द टू सुपर पावर। मतलब कि अगर मान लो कि अगर हम बैलेंस सुपर पावर का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हम नैम ज्वाइन कर लेंगे तो उसका मतलब ये है कि ना हम इधर के ब्लॉक को सपोर्ट करें ना हम इधर के ब्लॉक को सपोर्ट करें। बट इट वाज नॉट लाइक दैट कि वी आर टोटली अगेंस्ट दीज टू ब्लॉक। इसका मतलब ये भी नहीं था कि हम ब्लॉक के खिलाफ हैं, इसका मतलब ये था कि हम बस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक को ज्वाइन करें। बाकी तो इट्स ऑल गोइंग ऑन बिकॉज नैम अपनी पॉलिसी ऑलरेडी बता रहा था कि हम ना ही आइसोलेट है ना ही हम न्यूट्रल हैं। समझ में आ रहा है? तो बैलेंस कर पा रहे थे सुपर पावर को नाम को ज्वाइन करके कि नहीं भाई हम तुम्हारे खिलाफ भी नहीं है बट हम तुम्हारे ब्लॉक को भी नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है वो यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट एंड सेकंड में। नाउ जैसा मैंने आपको बहुत पहले से कहती हूँ कि इफ़ यू विल डू समथिंग तो यू विल बी क्रिटिसाइज फॉर दैट। आप कुछ भी करेंगे तो आपको क्रिटिसाइज़ किया ही जाएगा, चाहे आप अच्छा करें चाहे गलत करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी नैम को दो बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया गया। नैम को भी दो पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज़ किया। वो क्या था? पहला बोला गया, फर्स्ट पॉइंट ये बोलते हैं कि नैम एक ऐसी बॉडी है जो कि अनप्रिंसिपल्ड है। अनप्रिंसिपल्ड का मतलब क्या होता है कि ना उसकी कोई पॉलिसी है, ना उसका कोई प्रिंसिपल है, ना कोई उसका रूल है, ना कोई रेगुलेशन है। मतलब ये बिल्कुल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खुद का कोई प्रिंसिपल और रूल रेगुलेशन नहीं बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट
मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको देखिए। फर्स्ट, इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड इन द नेम ऑफ परसुइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट. India, it was said, often refused to take the firm stand on the crucial international issue. यहाँ बोला गया कि एक तो नैम को इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया कि ये अनप्रिंसिपल्ड है, और इंडिया जो है, नैम का जो एक फाउंडिंग मेंबर बोला जाता है इंडिया को, तो वो एक अपने किसी भी डिसीजन पे फर्म स्टैंड नहीं ले पाता है. मतलब अपने एक मतलब कंप्लीट स्टैंड नहीं ले पाते हैं, एकदम करेक्ट स्टैंड नहीं ले पाते हैं. उनका जो भी वो इशू कुछ भी रहता है तो फर्म स्टैंड नहीं ले पाते हैं. ठीक है. सेकंड, उनको बोला गया कि जो नैम है उसका क्या है कि नैम इज़ अ काइंड ऑफ हिपोक्रेट. मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है कि इफ़ यू आर सेइंग समथिंग, आप उस पर तुरंत मुकर जाओ. आप जो कुछ कह रहे हो उसके खिलाफ, मतलब उस जो आप कह रहे हो वो खुद भी नहीं कर रहे हो और उसके बिल्कुल अपोजिट कर रहे हो. तो नैम को यहाँ पे हिपोक्रेट इसलिए बोला गया. और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, कॉन्ट्रोडिक्टरी पोस्चर. मैं कॉन्ट्रोडिक्टरी पोस्चर को ही एकदम इजी भाषा में हिपोक्रेट कह के बता रही हूँ आपको, कि मतलब नैम का कॉन्ट्रोडिक्टरी पोस्चर था. मतलब वॉट एवर इट यूज टू से, वो पूरा उससे कॉन्ट्रोडिक्ट कर जाता था. अगर नैम कुछ कहता था कि हम ये करते हैं तो बिल्कुल अगेंस्ट होता था, उसके बिल्कुल नहीं करता था. और ऐसा क्यों बोला गया कि नैम हैज़ अ कॉन्ट्रोडिक्टरी पोस्चर, इज़ जस्ट बिकॉज कि नैम का मेन पॉलिसी था, और बेसिकली इंडिया की मेन पॉलिसी क्या थी कि ना ही वो वार्सो पैक्ट को ज्वाइन करेगा, ना ही वो नैम को ज्वाइन करेगा. तो अब एक समय आता है अगस्त 1971 में, यहाँ पे जब इंडिया जो होता है वो रशिया के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करता है. दैट इज़ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इंडिया हैज़ साइंड इन द अगस्त 1971 विथ होम, विद द USSR. कितने साल के लिए? 20 साल के लिए इंडिया ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लिया था. और जिसके वजह से होता क्या है ना कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप तो साइन कर लिया था इंडिया ने. अब ये उस कुछ कारण और कुछ रीजंस की वजह से साइन किया था. क्योंकि एक तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड स्टोरी ये था कि इट वाज अ पीरियड ऑफ 1971 व्हेन द इंडिया वाज फाइटिंग अ वॉर विद द बांग्लादेश. ठीक है. मतलब वहाँ पर तो अभी आप उसमें सेकेंड बुक में पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर मतलब जो इंडिया था उसकी पूरी इकोनॉमी ख़राब हो गई थी, यही सोच के. तो उस समय एक्चुअली होता क्या है ना कि इंडिया जो होता है वो बांग्लादेश के आज़ादी के लिए वॉर लड़ रहा होता है. तो क्योंकि जब हम वो वाली बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आपको पूरा क्लियर स्टोरी पता चलेगा. एंड इफ़ यू आर नोइंग दैट गुड, आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा कहानी कि इसमें क्या है कि इंडिया जो है वो उस समय वॉर कर रहा था. ठीक है. लड़ाई कर रहा था 20 साल के लिए. सॉरी, उसमें इंडिया जो था वो एक्चुअली उसका बांग्लादेश के साथ वॉर चल रहा था, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए. तो उसमें इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी. मतलब अब इंडिया के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि मतलब और वो लड़ाई लड़ सके, बिकॉज वो इकोनॉमिकली भी डाउन हो गया था, पॉलिटिकली तो वैसे भी वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चला था, है ना. इंदिरा गांधी और उनके सिंडिकेट के बीच में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट थी. तो उस समय इंडिया वॉज इन अ कंडीशन टू मीन्स इंडिया नीड्स एन हेल्प. इंडिया को ज़रूरत थी. और इस वजह से उस समय सिर्फ एक ही उसका दोस्त था जो रशिया उसकी मदद कर सकता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत थी, मिलिट्री की भी ज़रूरत थी, इकोनॉमिकली भी ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि रशिया उसकी मदद करता है. तो इस वजह से जो इंडिया और रशिया के बीच में 20 साल की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन होती है इन अगस्त 1971. तो यहाँ पर इंडिया को, या बेसिकली जो इंडिया है उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया जाता है ये कहकर कि नहीं भाई, तुमने तो वर्चुअली एक तरह से तो वार्सो पैक्ट ही ज्वाइन कर लिया. अब आप इसके पीछे का जो भी रीज़न थे, बट यू हैव जॉइंड द वार्सो पैक्ट इन वर्चुअली कह लो या कुछ भी कह लो, आपने ज्वाइन कर लिया है. ठीक है. तो इस वजह से इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया था. अब ये जो 2 पॉइंट हैं वो याद रखें, क्योंकि नैम को इसी बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया गया था. ठीक है. तो ये हमारा बात हुआ कि यहाँ पर क्या बताया गया. अब यहाँ पर देखिए लास्ट जो पैराग्राफ है ना, उसमें सिर्फ यही बोला जा रहा है कि देखो ये जो नैम है वो नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट हुआ, जो पॉलिसी, इसमें जितनी भी कंट्री इंक्लूड हुई वो बेसिकली लीस्ट डेवलप कंट्री थी. मतलब क्योंकि वो हमेशा से कॉलोनी बनी आ रही थी बहुत लंबे पीरियड से, तो उनकी इकोनॉमी वगैरह इतनी अच्छी डेवलप थी नहीं. तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ भले ही थी, बट वो एक साथ आई, उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया, नैम को फॉर्म किया, और नैम को इतना बड़ा इकोनॉमिक और एज अ प्रेशर ग्रुप में क्रिएट किया कि इसलिए केपेबल बन पाया. नैम बिकेम अ केपेबल टू चैलेंज दीज 2 सुपर पावर और टू चैलेंज द बाइपोलैरिटी. ठीक है. मतलब इतना ज़्यादा ये पावरफुल बन गया एक सर्टेन पॉइंट पे कि ये इसके
ये केपेबल हो गया कि ये किसी भी दो सुपर पावर को, मतलब इतने बड़े बड़े सुपर पावर को ये चैलेंज कर पाया, ठीक है, और एक अपनी खुद का थर्ड वर्ल्ड बना पाया। तो दस इफ़ वी कैन से दैट इफ़ एनी सिचुएशन, इफ़ ऑल दी स्मॉल कंट्रीज़ कम टुगेदर, तो इन ऑल दी प्रॉब्लम कैन बी ईजिली सॉल्व, हम ये कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर बेसिकली लास्ट पैराग्राफ में बताया कि देखो छोटे कंट्रियाँ थे बट स्टिल दे ऑल केम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप, एंड नैम जो है वो एक थर्ड ग्रुप बनकर आया, थर्ड वर्ल्ड बनकर आया, जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो दो सुपर पावर को वो कर दिया, चैलेंज कर दिया। तो यहाँ पर यूनिटी के बेसिस में बता रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए मेरे हैंड रिटन, तो डेफिनेटली अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आपको मेरा वीडियो और ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। बट मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।